हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न इन कॉमर्स वंस अगेन। आज मैं आपके पास लेके आया हूं आपकी 12th क्लास की मैक्रो इकोनॉमिक्स के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में डिटेल्स, यानी कि कौन कौन से टॉपिक्स किस किस चैप्टर में से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको तैयार करने हैं, कौन कौन से टॉपिक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो पूरा आपको मैं आज डिस्कस करूंगा आज की वीडियो क्लास के अंदर। तो हम बात कर रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की। मैक्रो इकोनॉमिक्स में आपके 12th क्लास की जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो मैं आज डिस्कस कर रहा हूं। सबसे पहले हमारे पास आपको तैयारी जो करनी है हर चैप्टर की करनी है, कोई चैप्टर छोड़ना नहीं है। एमसीक्यू की तैयारी भी करनी है, लॉन्ग आंसर्स भी हैं, न्यूमेरिकल्स भी हैं, हर तरह के क्वेश्चंस आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स में आते हैं। इसमें जो पहला यूनिट आपका है वो है नेशनल इनकम का, यानी नेशनल इनकम और उसके एग्रीगेट्स जो हैं। नेशनल इनकम का जो यूनिट्स है एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स जो भी इतने हैं हमारे पास, उसमें आपके पास जो जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है लगभग 14 मार्क्स के आसपास का ये चैप्टर आपका कवर होता है। उसमें से अलग टाइप के न्यूमेरिकल आपके आते हैं। सबसे पहले आपको न्यूमेरिकल तैयारी करनी है। आपके पास देखो प्रोडक्शन मेथड है, इनकम मेथड है, एक्सपेंडिचर मेथड है। इसमें आपके इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड दोनों के न्यूमेरिकल्स अच्छी तरीके से तैयारी करनी है। दोनों टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका कंबाइंड क्वेश्चन बनता है। इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड का जो न्यूमेरिकल है वो आपका 6 मार्क्स का आता है, तो इसको तैयारी आपने जरूर करनी है। ओके, उसके अलावा आपके पास एक प्रोडक्शन मेथड यानी वैल्यू एडेड मेथड का एक न्यूमेरिकल आ सकता है जो कि लगभग 3 मार्क्स का होगा। ओके, तो वैल्यू एडेड मेथड का न्यूमेरिकल 3 मार्क्स का और इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड का न्यूमेरिकल 6 मार्क्स का। उसके अलावा आपके पास 6 मार्क्स के न्यूमेरिकल के अलावा आपके पास एक जो नेशनल इनकम के रीजनिंग क्वेश्चंस हैं। रीजनिंग क्वेश्चंस कौन से होते हैं? रीजनिंग क्वेश्चंस में आपके पास आपसे पूछा जाए कि आपकी ये चीज डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड होगी नहीं होगी, नेशनल इनकम में इंक्लूड होगी नहीं होगी, नेशनल इनकम में इंक्लूजन, ठीक है ना। ये आपको पूछ सकते हैं विद रीजन, कि रीजन के साथ बताओ कि ये आपका इंक्लूड होगा या नहीं होगा, तो ये चीज आ सकती है। साथ ही साथ आपके पास आ सकता है कि ये नॉर्मल रेजिडेंट है या नहीं है, या आपसे पूछ सकते हैं डोमेस्टिक टेरिटरी के बारे में कि ये डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड होगा या नहीं होगा। ये चीजें भी आपको विद रीजन पूछी जा सकती हैं। उसके अलावा ये भी क्वेश्चन अगर आता है तो नॉर्मली 4 मार्क्स का। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारे ही क्वेश्चन, ये भी 6 मार्क्स का भी आएगा, 3 मार्क्स का भी आएगा, 4 मार्क्स का भी, ऐसा जरूरी नहीं होती। हो सकता है 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन आए, उसकी जगह 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन दे दे। साथ ही साथ कुछ और आपको ध्यान रखना है। एक आपका जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आपके पास है डबल काउंटिंग की थ्योरी। डबल काउंटिंग का पूरा प्रोसेस आपको समझाना है विद एग्जांपल। ओके, तो डबल काउंटिंग का आपको समझाना है विद एग्जांपल। और साथ साथ एक क्वेश्चन आपका बनता है इंपॉर्टेंट जीडीपी एंड वेलफेयर के बीच में। जीडीपी एंड वेलफेयर के बीच में क्या रिलेशनशिप है, क्या वो आपस में रिलेटेड हैं या नहीं है, तो ये रिलेशनशिप आपको तैयारी करनी पड़ सकती है। ये क्वेश्चन आपका ये इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा आपको ध्यान रखनी है प्रिकॉशंस टू बी यूज्ड इन कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। तो ये आपके पास ये कुछ थ्योरी के क्वेश्चंस हैं, ये आपके बहुत काम आने वाले हैं। ओके, तो अगर आप इन टॉपिक्स पर भी ध्यान दे दो तो इजीली आपका 14 मार्क्स का पेपर इजीली अटेम्प्ट हो सकता है। तो थ्योरी में आपके ये 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, डबल काउंटिंग का, जीडीपी वेलफेयर का और प्रिकॉशंस का। ये ध्यान रखना है। और प्रिकॉशनल टॉपिक जैसे रीजनिंग का क्वेश्चन है ना, इसी में इंक्लूड हो जाता है, क्योंकि ये प्रिकॉशंस ही हैं जो आपके रीजनिंग के क्वेश्चंस के अंदर कन्वर्ट होकर आते हैं। तो ये 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन, 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन, 6 मार्क्स का ये क्वेश्चन। उसके अलावा आपके पास कुछ और भी कंसेप्ट हैं,
जैसे आपसे कुछ कंसेप्ट पूछ सकते हैं, कौन कौन से, एक डेप्रिसिएशन का है, उसके अलावा नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का है, ओके, और साथ साथ जो आपका नेट फेटर इनकम अब्रॉड का टॉपिक है, इसके बारे में थोड़ी डिस्कशन पूछी जा सकती है। और साथ ही साथ एक और टॉपिक जो आपका है इंपॉर्टेंट, वो है इसमें सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो ये जो टॉपिक हैं आपको ध्यान से पढ़ने हैं। इन टॉपिक्स अगर आप पढ़ लो अच्छी तरीके से तो इजीली आप ये 14 मार्क्स पूरे कैरी कर सकते हो अपने नेशनल इनकम के चैप्टर के अंदर। तो ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन आपका आ सकता है रीजनिंग का, और ये भी आपका देखा जाए तो 4 मार्क्स का, जीडीपी वेलफेयर का भी 4 मार्क्स का आ सकता है। तो इनमें से सारे क्वेश्चन नहीं आते, इनमें से कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं। प्रिकॉशंस 3 मार्क्स में से वो रीजनिंग में आपका बन सकता है, और ये आपके 1 मार्क की डेफिनेशंस, और साथ साथ ये सर्कुलर फ्लो है, ये भी आपका 3 से 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, तो ये टॉपिक आपको कवर करने हैं अपने नेशनल इनकम रिलेटेड एग्रीगेट्स के चैप्टर के अंदर। उसके बाद आपका जो सेकंड यूनिट है, उस सेकंड यूनिट में आपका है मनी बैंकिंग। उस मनी एंड बैंकिंग के चैप्टर के अंदर मनी का पार्ट भी है और बैंकिंग का पार्ट भी है। तो मनी के अंदर आपको क्या पढ़ना है? आपको पढ़ना है बार्टर सिस्टम की इनकन्वीनियंसेस। तो एक क्वेश्चन आपको ये पकड़ना है, बार्टर सिस्टम की इनकन्वीनियंसेस पकड़नी है आपको। इसमें फंक्शंस ऑफ मनी पकड़नी है। मनी के 4 फंक्शंस हैं, वो आपको इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान रखने हैं। साथ ही साथ आपका ये जो मनी सप्लाई है, मीनिंग ऑफ मनी सप्लाई, मीनिंग ऑफ मनी सप्लाई, और साथ साथ इसके मेजर्स, यानी कि M1 M2। तो ये टॉपिक आप तैयार कर लो अपने मनी के चैप्टर के लिए। और बैंकिंग के अंदर आपको एक तो तैयार करना है आपको सेंट्रल बैंक के फंक्शंस। तो ये आपके फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक, उसके अंदर भी कुछ टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो वो सेंट्रल बैंक के फंक्शंस पकड़ो। और साथ साथ जो इसके CRR का मीनिंग, SLR का मीनिंग, मार्जिन रिक्वायरमेंट का मीनिंग, ओके, ऐसे रेपो रेट का मीनिंग, रिवर्स रेपो रेट का मीनिंग, ये टॉपिक्स भी आप सारे मीनिंग के हिसाब से तैयार कर लो, सिर्फ डेफिनेशंस। और साथ साथ कमर्शियल बैंक के जो फंक्शंस हैं वो तैयार कर लो। पर फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक्स आप 2 ही तैयार कर लो, एक एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट यानी जो प्राइमरी फंक्शंस है, एक एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट्स और एक जो आपका एडवांसिंग ऑफ लोन्स वाला है। बट एक क्वेश्चन जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आप छोड़ना नहीं है, वो है क्रेडिट क्रिएशन। तो क्रेडिट क्रिएशन का पूरा प्रोसेस विद एग्जांपल आप इसको समझाओगे। तो ये टॉपिक्स आप तैयार कर लो मनी बैंकिंग के अंदर। कुछ डेफिनेशंस हैं, ये मनी बैंकिंग का चैप्टर आपका लगभग 6 मार्क्स का आएगा। उन 6 मार्क्स में से कोई भी टॉपिक पूछा जा सकता है, जिसमें से आपके जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपका फंक्शंस ऑफ मनी है, आपके फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक हैं, और क्रेडिट क्रिएशन। इन 3 टॉपिक पर ज्यादा फोकस करना है और बाकी चीजें भी तैयार करनी है। ओके, तो मनी बैंकिंग का ये आपको चैप्टर यूनिट इस तरीके से तैयार करना है। आपको जो थर्ड यूनिट है वो है डिटर्मिनेशन वाला, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। ये काफी बड़ा चैप्टर है। उस चैप्टर के अंदर भी आपको कई सारे टॉपिक्स हैं, लेकिन आपको जो जो मेन टॉपिक्स तैयार करने हैं वो आपको बता रहा हूं। तो डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट की यूनिट के अंदर जो नॉर्मली आपका 10 मार्क्स का पूरा बनता है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका लास्ट में जो टॉपिक है वो है एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड का। एक्सेस डिमांड, डेफिशिएंट डिमांड, इसके बारे में आपको पकड़ना है विद डायग्राम। ध्यान रखना, तो जहां जहां आपके डायग्राम की जरूरत पड़ेगी वहां आपको बनाने ही बनाने हैं। यानी एक्सेस डिमांड के अंदर इन्फ्लेशनरी गैप आपको समझाना है, और डेफिशिएंट डिमांड के अंदर डिफ्लेशनरी गैप का मीनिंग और आपको दिखाना पड़ेगा उस डायग्राम के अंदर कि कहां पर बनता है। तो ये आपका 6 मार्क्स, कभी 4 मार्क्स का या 6 मार्क्स का क्वेश्चन आपको इसमें बनाया जा सकता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं शुरुआत में, तो आपके पास ये कंजम्पशन फंक्शन वगैरह, तो कंजम्पशन फंक्शन और सेविंग फंक्शन दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए कि मीनिंग क्या है। जिस रिलेटेड हमारे पास जो डेफिनेशंस हैं, एपीसी, एमपीसी, एपीएस और एमपीएस, इन सब की डेफिनेशंस आपको चारों पता होनी चाहिए,
और साथ साथ न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करते हैं, फॉर्मूले कैसे फॉर्मूले कैसे अप्लाई करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा आपका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मल्टीप्लायर का पूरा प्रोसेस यानी कि वर्किंग कह सकते हो, मल्टीप्लायर की वर्किंग और साथ में इससे जुड़ा हुआ न्यूमेरिकल, ये भी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। साथ ही साथ आपको जो न्यूमेरिकल तैयार करना है वो है इक्विलिब्रियम का, तो ADAS इक्विलिब्रियम और साथ साथ सेविंग इन्वेस्टमेंट इक्विलिब्रियम, इन दोनों के दो टॉपिक्स, एक तो आपको इसमें तैयार करनी है इसकी कैलकुलेशन विद डायग्राम पता होना चाहिए और साथ साथ आपको तैयार करना है इसका न्यूमेरिकल, ये टॉपिक तैयार करना है आपने। और इस चैप्टर के अंदर अगर ये टॉपिक भी कवर कर लिए तो आपके 10 मार्क्स इजीली कवर हो सकते हैं, ठीक है ना। और उसके अलावा आपको न्यूमेरिकल इसका हो गया, ये हो गया, और बाकी कंजम्पशन फंक्शन वगैरह हो गया। साथ में रिलेशनशिप आपको पूछ सकते हैं APS MPS वगैरह में, तो डेफिनेशंस हो, न्यूमेरिकल्स हो या रिलेशनशिप हो, इनके बीच में आपसे तैयारी पूछी जा सकती है। ओके, ये टॉपिक्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस पूरे डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड पेमेंट में, इसको जरूर से जरूर पढ़ के जाना है। ओके डन। अब चलते हैं फोर्थ यूनिट की तरफ। आपका जो फोर्थ यूनिट है वो आपका है बजट का, गवर्नमेंट बजट का। चैप्टर ज्यादा बड़ा नहीं है पर कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट बजट में सबसे पहले आपको पकड़ना ऑब्जेक्टिव्स, ये चैप्टर भी आपका 6 मार्क्स का है, तो ऑब्जेक्टिव्स गवर्नमेंट बजट के आपको जरूर पकड़ने हैं। साथ ही साथ आपको जो पूरा बजट का फॉर्मेट है वो पता होना चाहिए। बजट के फॉर्मेट मतलब पूरी क्लासिफिकेशन इसकी, कि कौन कौन से रिवेन्यू रिसिप्ट्स होते हैं, रिवेन्यू रिसिप्ट्स के एग्जाम्पल के साथ, कैपिटल रिसिप्ट्स, इसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं, ऐसी रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर, इन सबके आपको मीनिंग भी पता होना चाहिए डेफिनेशन के साथ, एग्जाम्पल्स आपको पता होना चाहिए, और साथ साथ इसके जो रिलेशनशिप वगैरह हैं वो आप सारा तैयार कर लो। रेवेन्यू रिसिप्ट्स, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसिप्ट्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो इसमें से आपका जो क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो एग्जाम्पल दे देंगे आपको कि ये चीज इसमें इंक्लूड करेंगे नहीं करेंगे। अगर ये आपसे एग्जाम्पल दे दिया कि आपका जो बोरिंग्स है वो किस में जाता है, तो आपको बताना है कि एक तो बोरिंग्स कैपिटल रिसिप्ट्स में क्यों जाता है, उसके लिए कैपिटल रिसिप्ट की डेफिनेशन बताओ, डेफिनेशन बताकर उसमें समझाओ कि ये कैपिटल रिसिप्ट्स की कैटेगरी में कैसे शामिल हो रहा है। तो बोरिंग से क्योंकि हमारा लोन बढ़ते हैं, लायबिलिटी बढ़ती है, और क्योंकि कैपिटल रिसिप्ट्स में या तो लोन बढ़ जाते हैं मतलब लायबिलिटी बढ़ेगी या एसेट्स रिड्यूस होते हैं, तो इन दोनों को बताकर इसमें से कौन सी कैटेगरी में इंक्लूड हो रहा है वो आप जरूर बताओ। तो ये आप रेवेन्यू रिसिप्ट्स, कैपिटल रिसिप्ट्स, चारों का मीनिंग एग्जांपल्स आपको पता होना चाहिए। ओके, मीनिंग एग्जांपल्स के अलावा आपको इसमें पकड़ना है एक इंपॉर्टेंट टॉपिक फिस्कल डेफिसिट का। फिस्कल डेफिसिट का पूरा आपको मीनिंग और इसके इंप्लीकेशंस पता होने चाहिए। तो मीनिंग एंड इंप्लीकेशंस तैयार कर लो इस चैप्टर के अंदर, ये आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी कवर हो जाएगा। ओके देन आपका जो फिस्कल डेफिसिट के अलावा इसका एक न्यूमेरिकल बन सकता है 1 नंबर 2 नंबर का एमसीक्यू के अंदर, वो न्यूमेरिकल भी बजट डेफिसिट का जो भी डेफिसिट टाइप्स हैं उन डेफिसिट के टाइप्स में एक न्यूमेरिकल तैयार हो सकता है कि इसमें रेवेन्यू डेफिसिट निकालो, फिस्कल डेफिसिट निकालो या प्राइमरी डेफिसिट निकालो। तो आपके गवर्नमेंट बजट में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद आपके 5th यूनिट आपका जो है वो है बैलेंस ऑफ पेमेंट्स और फॉरेन एक्सचेंज का। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स एंड फॉरेन एक्सचेंज। अब इसके अंदर ये चैप्टर जो है, इसके अंदर आपके पास बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के अंदर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक बन सकता है वो है पूरा एक तो फॉर्मेट पता होना चाहिए, आप इसमें इसका मीनिंग पकड़ो होता क्या है, फिर इसका पूरा फॉर्मेट में यानी कि डेबिट साइड क्रेडिट साइड जो दोनों, रिसिप्ट साइड पे क्या क्या आता है और पेमेंट साइड पे क्या क्या आता है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा आपको जो डिफरेंस पकड़ना है बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में डिफरेंस पता होना चाहिए। ओके, उसके अलावा आपको करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट में डिफरेंस पता होना चाहिए। एक डिफरेंस ये तैयार करो थ्योरी के अंदर, और एक डिफरेंस तैयार करो ऑटोनॉमस और एकोमोडेटिंग के अंदर। तो ये अगर आप
टॉपिक्स तैयार कर लेते हो तो बीओपी के चैप्टर के अंदर भी कोई खास मुश्किल आपको नहीं होगी। उसके बाद जो फॉरेन एक्सचेंज वाला टॉपिक है, इस फॉरेन एक्सचेंज के अंदर एक तो डिटर्मिनेशन कैसे होती है, ये आपका 4 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है अगर इसमें से कुछ चैप्टर में से बनेगा। तो डिटर्मिनेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज कैसे होती है, वो भी फ्लेक्सिबल मार्केट के अंदर, फिक्स्ड मार्केट के अंदर नहीं, फ्लेक्सिबल मार्केट के अंदर कैसे डिटर्मिनेशन होती है, ये लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है। उसके अलावा आपको मीनिंग पता होना चाहिए एप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन ऑफ फॉरेन करेंसी, ओके, इंडियन करेंसी, एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन ऑफ इंडियन करेंसी या फॉरेन करेंसी, जो भी आपको पढ़ना है जिस हिसाब से, तो आपको दोनों का मीनिंग पता होना चाहिए, करेंसी का एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन कैसे होता है, ठीक है ना। और इन सबका इंपैक्ट, कि आपका इंपैक्ट क्या पड़ता है, इफेक्ट्स क्या पड़ते हैं ऑन फॉरेन एक्सचेंज रेट के ऊपर, उस चीज के जो हमारा है इंक्रीज इन डिमांड, अगर आपके डॉलर सप्लाई बढ़ जाती है, डिमांड बढ़ जाती है, तो चेंज इन डिमांड और सप्लाई का क्या असर पड़ता है एक्सचेंज रेट पर। और लास्ट में आप इसके फंक्शंस पकड़ लो, फंक्शंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के, ओके। तो ये मैंने आपको सारे टॉपिक्स बताए हैं जो आपको तैयार करने हैं 5 यूनिट्स के अंदर। तो ये मैक्रो इकोनॉमिक्स के 5 यूनिट के अलग अलग टॉपिक्स आपको ध्यान से तैयार पढ़ने हैं। अगर आप ये कर लेते हो तो गारंटी है कि आपकी जो बुक 40 मार्क्स की है बहुत इजीली तरीके से बस इन टॉपिक्स को पकड़ गई बोर्ड के एग्जाम्स कवर हो सकते हैं। बस ध्यान रखना है कि इन जो मैंने मार्क्स वेटेज दिखाई है, इसमें से अब बहुत सारा वेटेज आपकी एमसीक्यू में बनने वाली है। तो न्यूमेरिकल के साथ साथ थोड़ी डिटेल में पढ़ो, डिटेल पढ़ के, क्योंकि आपके एमसीक्यू बनेंगे 4 ऑप्शंस वाले, तो आप मेरे कैसे सॉल्व करना है एमसीक्यू को, इसकी मैंने अलग वीडियो बनाई हुई है, तो आप उसको भी सर्च कर सकते हो कि एमसीक्यू क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है, वो अलग से आप वीडियो में सर्च कर सकते देख सकते हो मेरे यूट्यूब चैनल लर्न इन कॉमर्स के अंदर ही। लेकिन ये टॉपिक्स आपको ध्यान रखने हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। नेक्स्ट क्लास में एक और वीडियो दूंगा जिसमें आपको इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो आपकी दूसरी बुक है, उसके चैप्टर्स के कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं 3 यूनिट्स के अंदर, वो आपको क्लियर करूंगा, ओके। तो ये तो मैंने आपको जैसे बता दिया मैक्रो इकोनॉमिक्स के, लेकिन साथ साथ अगली क्लास के अंदर ये तो आपको जो मैं इसके बताऊंगा इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के, साथ ही साथ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये तो मैंने टॉपिक्स बताए हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से अलग वीडियो बनाने वाला हूं, वो भी आप जरूर देखिएगा। तो स्टे कनेक्टेड विद लर्न इन कॉमर्स। थैंक यू वंस अगेन, ओके, बाय।